हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा हर क्वेश्चन को। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर जो कि 6 है, उसको देखते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम हमारे पास गिवन है जिसमें मार्केट डिमांड एंड मार्केट के सप्लाई कर्व्स गिवन है हमारे पास। देखिए यहाँ पे ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये सप्लाई कर्व है। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट अगर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे प्राइस ऊपर रख देती है, जो कि फिक्स करती है P1, जो कि अबव द मार्केट क्लियरिंग प्राइस P0 है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, कितना डेड वेट लॉस होगा। ऑप्शंस हमारे पास 4 गिवन है। तो डेड वेट लॉस क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। डेड वेट लॉस होता है हमारे पास चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस प्लस चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हमारे पास देखिए इस डायग्राम में जो है कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कौन सा है और प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया कौन सा है, और अगर प्राइस चेंज होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसको समझने के लिए हम फिर से सेम डायग्राम को बना के देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमारे पास हमने सेम डायग्राम बना लिया। हमारे पास जहां डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो रहे थे, डिमांड कर्व कौन सा है, यहां से लेके ये डी तक, तो और सप्लाई कर्व कौन सा है, NS। अब हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम प्राइस उस टाइम पे क्या था, Q0, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी Q0 और इक्विलिब्रियम प्राइस था P0। और कंज्यूमर सरप्लस का कौन सा एरिया था, ये देखिए सारा का सारा ये कंज्यूमर सरप्लस है। P0 से ऊपर का जो एरिया है वो कंज्यूमर सरप्लस है, मतलब कौन सा, P0L से लेके E तक जो है ये सारा का सारा हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस है। और प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा है, P0 से जो नीचे का एरिया है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। कौन सा एरिया हो गया हमारे पास, P0NE। ये देखिए सारा का सारा एरिया जो है ये प्रोड्यूसर सरप्लस का है। अब सपोज हमारे पास क्या होता है, प्राइस चेंज होता है और गवर्नमेंट जो है P0 से ऊपर प्राइस तय कर देती है, जो कि क्या था हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि P1 कर देती है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब सपोज गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस क्या कर रख देती है, P1। ये देखिए हमने ये रख लिया P1। अब जब प्राइस P1 हुआ तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, देखिए P1 होने से हमारे पास ये नए पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, इसको हमने नाम दे दिया A। यहाँ पे पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C। अब देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस जो और कंज्यूमर सरप्लस में कितना चेंज आ रहा है। पहले पूरा एरिया था P0E कंज्यूमर सरप्लस, मगर अब जो एरिया रह गया प्राइस P1 होने से, देखिए ABE जो है ये क्या है, एरिया ये वाला जो है चेंज हो गया, मतलब ये एरिया जो है अब उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा कंज्यूमर को। मतलब वो प्राइस भी ज्यादा दे रहा, पहले P0 दे के बाकी एरिया उसको सरप्लस का हो रहा था, मगर अब प्राइस ज्यादा P1 प्राइस दे के उसको क्वांटिटी कम मिल रही है। पहले क्वांटिटी क्या मिल रही थी उसको, P0 देके Q0 क्वांटिटी मिल रही थी। अब प्राइस P0 से बढ़कर P1 हो गया, मतलब प्राइस भी ज्यादा और क्वांटिटी भी कम। तो ये जो एरिया है ये ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल, ABE, ये किसका लॉस हो गया, ये हो गया कंज्यूमर का लॉस, या फिर चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस। ये एरिया ABE जिसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABE। अब प्रोड्यूसर का देखिए, प्रोड्यूसर का पहले कितना था, प्रोड्यूसर का P0 से लेके P0EN सारा का सारा एरिया जो था ये किसका था, प्रोड्यूसर का सरप्लस था। मगर जब प्राइस चेंज हुए, प्राइस गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए, तो हम ये लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने प्राइसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए तो इनपुट प्राइसेस बढ़ गए, गवर्नमेंट तो प्रोड्यूसर क्या कर देगा, अपनी सप्लाई कम कर देगा।
देखिए प्रोड्यूसर की सप्लाई पहले कितनी थी, Q 0 तक थी, अब सप्लाई कम होके क्या हो गई, Q 1 पे आ गई। अब क्या हुआ, ये इतना एरिया जो है BCE, ये जो BCE है, ये ट्राइंगल BCE, ये किसका लॉस हो गया, लॉस ऑफ प्रोड्यूसर। अब देखिए ये लॉस ऑफ प्रोड्यूसर हो गया, तो अब हमारे पास डेड वेट लॉस कैसे आता है, कंज्यूमर के वेलफेयर में जितना या कंज्यूमर के सरप्लस में जितना चेंज आ रहा है और प्रोड्यूसर के सरप्लस में जितना चेंज आ रहा है, उन दोनों को प्लस करके। तो देखिए एक कंज्यूमर का सरप्लस कौन सा हो गया, ABE, और प्रोड्यूसर का BCE, तो दोनों का मिला के। अब देखिए ऑप्शन ए में तो सिर्फ ABE ही है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि डेड वेट लॉस में हम दोनों को लेते हैं। बी में क्या है, सिर्फ प्रोड्यूसर के सरप्लस लॉस को दिखा रहे हैं, मगर सी में हमें क्या है, दोनों के जो चेंज आया है या दोनों का जो लॉस है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, उन दोनों का मिला के दिखाया हुआ। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है Question number 7. A good is called Giffen good when the income effect is positive and is greater than the substitution effect. B equal to substitution effect. C less than the substitution effect. And D negative and is greater than the substitution effect. अब गिफन गुड्स, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या होती हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो होती हैं इंफीरियर गुड्स होती है, मतलब एक इंफीरियर गुड्स होती है, मगर इंफीरियर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई बार किसी के लिए जो इंफीरियर है वो दूसरे के लिए सुपीरियर भी हो सकती है, बट जो गिफन गुड्स होती हैं वो ऑलवेज इंफीरियर ही होंगी हर किसी के लिए, चाहे वो रिच है, चाहे पुअर है, चाहे पुअरेस्ट है। अब हर किसी के लिए वो घटिया ही रहेंगी। तो इनकी एक डेफिनेशन आती है, Giffen goods are special kind of inferior goods on which the consumer spend a larger part of his income and their demand rise with an increase in price and vice versa। मतलब ये जो गिफन गुड्स होते हैं, ये स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं जो हर किसी के लिए क्या है, इंफीरियर ही है, और इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और एक पर्सन जो है वो अपनी, एक कंज्यूमर जो है अपनी इनकम का बहुत सारा पार्ट जो है इनके ऊपर खर्च करता है, और दूसरा प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। ये ऐसी चीजें होती है, अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन भी कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड की। अब देखिए गिफन गुड्स की 3 कंडीशंस आती हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एक गुड को गिफन गुड कहा जाता है। तो फर्स्ट क्या है कंडीशन, द गुड मस्ट बी एन इंफीरियर एंड इट हैज अ लार्जर नेगेटिव इफेक्ट, मतलब लार्जर नेगेटिव इनकम इफेक्ट, मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको हम बिल्कुल भी खरीदना पसंद नहीं करेंगे, मतलब इनकम बढ़ने के साथ इनकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी, तो इनकम इफेक्ट क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मस्ट बी स्मॉलर देन द इनकम इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो होगा बट वो किससे कम होगा, इनकम इफेक्ट से कम होगा। और तीसरा क्या होगी इसकी कंडीशन, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड अपॉन द इंफीरियर गुड मस्ट बी वेरी लार्ज, और इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इन चीजों के ऊपर ही खर्च किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन्होंने कहा एक गिफन गुड तब मानी जाती है व्हेन इनकम इफेक्ट, ऑप्शन ए इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया इनकम इफेक्ट को, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा इन्होंने इक्वल कहा है बट हमारा इनकम इफेक्ट ग्रेटर होता है। तीसरा इन्होंने कहा लेस होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। हमारी स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगी, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड लार्जर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Question number 8, movement from an inefficient allocation to an efficient allocation in Edgeworth box will। इन्होंने कहा है कि अगर एजवर्थ बॉक्स में हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करें तो क्या इफेक्ट होगा? Increase the utility of all individual, B increase the utility of at least one individual but may decrease the level of utility of another person, C increase the utility of one individual but cannot decrease the utility of another person, and D decrease the utility of all individuals। अब हम इसको एजवर्थ बॉक्स से भी समझ लेते हैं। एजवर्थ बॉक्स ये है, एजवर्थ बॉक्स। यहाँ पे हमारे पास दो कंज्यूमर्स है, एक ए है और एक है हमारे पास बी। अब देखिए जब ए है यहाँ पे तो ए जब भी कंज्यूम करेगा तो हमारे इंडिफरेंस कर्व, जितने हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाएगा तो उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल उसका इंक्रीज होगा। जैसे ICA1, ये देखिए ये A1, ये हमने ICA1 ए कंज्यूमर के लिए ले लिया, फिर वो अगले इंडिफरेंस कर्व पे हो गया उससे हायर पे, तो ICA2 उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ गया। उसके आगे गया, कौन से पे गया? ICA3 पे गया, ये 3 वाला हो गया तो उस पे सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ गया। उसके बाद वो गया ICA4 पे। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये ICA के हैं, ए जो कंज्यूमर है उसके इंडिफरेंस कर्व है, ये देखिए 4 इंडिफरेंस कर्व है। जितना वो ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा उतने उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। अब बी के इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि बी यहाँ पे है तो उसके लिए कहाँ पे होंगे? ये जितना यहाँ, उसके लिए ऊपर की तरफ ये हो जाएगा, वैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये ICB का 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे B का 2 हो गया, यहाँ पे B का 3 हो गया ये, और ये B का 4 हो गया। अब हमारे पास सपोज यहाँ पे जब पॉइंट S पे है, पहले यहाँ पे क्या, दोनों इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट S, हम ले लेते हैं पॉइंट S। अब जब पॉइंट S पे थे तो A कौन से इंडिफरेंस कर्व पे था? A इंडिफरेंस कर्व पे था A2 पे, और B कौन से इंडिफरेंस कर्व पे था उस टाइम पे? B2 इंडिफरेंस कर्व उसके लिए था B2, IC2, मतलब इसके लिए IC2 था और इसके लिए भी क्या था? IC2 था। अब यहां से सपोज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ जिसकी वजह से S पॉइंट से मूव कर गए और पॉइंट कौन से पे आ गए? R पे आ गए। जब R पॉइंट पे आए तो R पॉइंट पे आने से क्या हो रहा है? क्या वेलफेयर पे इफेक्ट हो रहा है? देखिए जो A है, ए अभी भी कौन से इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा? ए अभी भी ICA2 पे ही है। देखिए ये मैंने रेड से कर दिया, मतलब उसके जो अभी भी ए जो है आफ्टर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ तो ए जो है अभी भी कौन से कर्व पे रहेगा? IC2 पे ही है। वो S पॉइंट से R पे तो आ गया मगर उसके जो वेलफेयर को ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, सेम कर्व पे है, सेम IC2 जिस पे पहले था। मगर जो B है, B कौन से पे आ गया? देखिए B जो पहले किस पे था? IB2 पे था, अब देखिए कौन से कर्व पे आ गया? IB3 पे आ गया। अब IB3 पे आ गया मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है IC3, जो B है कौन से कर्व पे आ गया? IC3 पे, मतलब उसका वेलफेयर क्या हो गया? अब इंक्रीज हो गया। तो एजवर्थ बॉक्स ये शो करता है कि जब आप किससे मूव, पॉइंट S से R पे मूव करते हो तो उसकी वजह से एक का वेलफेयर तो इंक्रीज होता है मगर दूसरे का वेलफेयर का कोई भी लॉस नहीं होता है। वो सेम जो है पहले जितना कंज्यूम कर रहा था वो उसी पे रहता है, मतलब एक का वेलफेयर तो इंक्रीज हो रहा है मगर दूसरे का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसका कोई भी डिक्रीज या लॉस नहीं हो रहा है।
तो अब इसमें कहा गया है कि मूवमेंट फ्रॉम इनएफिशिएंट एलोकेशन, जो पॉइंट कौन सा था हमारा एस से जब हम आर पे मूव किया, एफिशिएंट एलोकेशन पे गए, तो इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सबकी यूटिलिटी तो नहीं बढ़ती है, यूटिलिटी एक की इंक्रीज एटलीस्ट वन इंडिविजुअल बट में डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। ये भी गलत है, क्योंकि हमने जो रिजल्ट निकाला वो ये निकाला है कि एक की जो यूटिलिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी मगर दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, वो सेम लेवल पे रह रहा था। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि दूसरे की डिक्रीज हो जाएगी। अब सी में इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल, देखिए एक की तो इंक्रीज हो रही है बट कैन नॉट डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ अनदर इंडिविजुअल। अब इसमें क्या कहा गया है, सेम स्टेटमेंट हो गई जो हमने रिजल्ट निकाला, अभी देखिए यही निकाला था कि जो ए था जब इनएफिशिएंट एलोकेशन था, कहां पे, एस पॉइंट पे थे, तो हमारे पास क्या था, एक दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे थे, मगर जब हमने एफिशिएंट एलोकेशन किया जहां पे दो आईसी कर्व एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं, पॉइंट आर पे आ गए, तो एक जो ए है वो तो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहा, मतलब उसकी यूटिलिटी में कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ, मगर जो बी है, बी की यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। और यहाँ पे डी गलत हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन। हमारे पास एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 100 माइनस 5P। अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट विल बी द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस 10। जब प्राइस 10 होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास प्राइस तो गिवन है, मतलब P हमारे पास 10 है, और अगर इस स्टेटमेंट में हम Q इज इक्वल टू 100 माइनस 5P, P की जगह अगर हम किसको पुट कर दे, 10 को, तो 5 इंटू 10, तो Q कितना आ जाएगा 50। अब देखिए हमारे पास Q भी आ गया 50। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड पार्ट तो हो गया, P भी हमारे पास आ गया, Q भी हमारे पास आ गया। अब फर्स्ट जो पार्ट है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, इसका मतलब क्या है, हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये है स्लोप। अब स्लोप हमारे पास कौन सा होता है, स्लोप हमारे पास ये होता है। अब हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास चेंज इन Q हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल Q विद रिस्पेक्ट टू डेल P, मतलब हमने डिफरेंशिएट करना है किसको, क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो देखिए क्वांटिटी क्या हो जाएगा, हमारे पास डेल क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी की जगह हम क्वांटिटी लिख देंगे 100 माइनस 5P विद रिस्पेक्ट टू P। अब हम क्या करें, अब जब प्राइस के रिस्पेक्ट में इसको 100 माइनस 5P को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि 100 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, जब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, P वेरिएबल नहीं है, तो 100 क्या हो जाएगा 0, और माइनस 5P है तो ये क्या रह जाएगा P रेज टू पावर 1, तो 1 पावर आगे आ जाती है, डिफरेंशिएट करना आपको आता होगा, तो हमारे पास डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा -5 रह जाएगा। तो अब हमारे पास चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P हमारे पास क्या आ गया -5। अब देखिए हमें सेकंड जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो भी मिल गया। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। अब देखिए हमारे पास चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P क्या आ गया -5 इंटू प्राइस कितना है हमारे पास 10, और क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 50। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 50 अपॉन 50 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 क्यों आ गया, माइनस का साइन क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमारे पास होता है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस करके हमारे पास क्या हो गया 1 आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज एज अंडर। हमारे पास टीसी गिवन है। अब इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एसी एंड एमसी आर इक्वल। कहाँ पे एसी और एमसी जो है वो इक्वल होंगे। देखिए टीसी, एसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एसी कैसे आता है, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। अब हमारे पास टीसी गिवन है, कितना है 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर। और अगर AC चाहिए तो इसको Q से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 200 डिवाइडेड बाई Q प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्योंकि एक बार Q इससे कट गया और एक बार यहाँ से, तो हमारे पास 2Q। ये क्या आ गया AC। और MC कैसे आता है, हमारे पास MC आता है डेल TC, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब हमारे पास किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टीसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब देखिए हमारे पास टीसी की जगह क्या आ जाएगा, 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू Q। अब हमारे पास जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके MC आ जाएगा, 200 कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, 5Q 1 है इसकी पावर तो क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, प्लस 2 पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, तो 2 2 जा 4, 4Q पावर 1 है तो 4Q ही रह जाएगा। MC हमारे पास क्या आ जाएगा, MC हमारे पास आ गया 5 प्लस 4Q। और AC क्या था हमारे पास, ये है। अब हमें क्या करना है, वो आउटपुट लेवल ढूंढना है जहां पे AC और MC दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। अब जब AC इज इक्वल टू MC होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC कितना है हमारे पास, AC की जगह AC को लिख देते हैं 200 डिवाइडेड बाई Q प्लस 5 प्लस 2Q इज इक्वल टू MC की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस 4Q। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q प्लस 4Q स्क्वायर। अब हम इसको इधर ले आते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 5Q प्लस 2Q स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। जब 5Q इस साइड आएगा तो माइनस 5Q माइनस 4Q स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब हम अगर इसको सॉल्व करें आगे तो क्या बन जाएगा, 5Q ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो आपस में कट गए। अब क्या बचा 200 2Q स्क्वायर और माइनस का 4Q स्क्वायर, तो क्या बचा माइनस 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और 200 ये 2Q स्क्वायर उधर ले गए तो ये बन गया। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 2Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर क्या आ जाएगा अब हमारे पास इज इक्वल टू 200। और अगर हम स्क्वायर हटाए तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी ये बन जाएगा 100। तो 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, Q हमारे पास आ गया 10। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जहां AC और MC इक्वल होंगे वो कौन सी क्वांटिटी होगी, C पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, C। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स X एंड Y इज डिफाइंड एज। ऑप्शन है MRT XY इज इक्वल टू MCX अपॉन MCY, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। अब हम इसको अगर एक्सप्लेनेशन दें तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इज इक्वल टू द प्राइस रेशो ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। प्राइस रेशो मतलब अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट है सपोज X और Y, तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X जो है रेशो किसकी, प्राइस रेशो, तो प्राइस रेशो के इक्वल होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो MCX, सपोज X क्वांटिटी X कोई गुड हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X किसके इक्वल होगी, प्राइस ऑफ X। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी गुड आ गई बाई, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बाई किसके इक्वल होगी,
प्राइस ऑफ वाई। तो अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी, एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, एम आर टी एक्स वाई इज इक्वल टू एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई। बाकी ये ऑप्शन जो है हमारे एम आर टी एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के इक्वल दिया गया है, बट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म। एक्सपेंशन पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इट शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। सेकेंड है द इनपुट प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट या सेकंड या दोनों ही इनकरेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन पाथ होती क्या है। एक्सपेंशन पाथ वो लाइन होती है जहां पे कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो लीस्ट होते हैं, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट कर रहे हो, प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट लेवल की कर रहे हो, मगर कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी। when factor price remains constant, और factor prices यहाँ पे क्या रहेंगे, constant रहेंगे। expansion path is also known as scale line। expansion path को और क्या कहा जाता है, scale line भी कहा जाता है। देखिए ये है expansion path, ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे जहां पे ये टेंजेंट है कॉस्ट लाइन के, ये आइसोक्वेंट, तो वहां पे हमने ये एक लाइन बना ली। यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है कौन से हैं, ऑप्टिमम है, और यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट रहेगी हम एक लाइन खींच लेंगे जिसको क्या कहा जाएगा, एक्सपेंशन पाथ। ये देखिए हमने ये लाइन बनाई हुई है, इसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन पाथ। और इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे प्रोडक्शन के, वो क्या रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। मतलब यहाँ पे कॉस्ट जो है मिनिमम रहेगी और हमारी फैक्टर जो प्राइसेस की जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए अब हमारे पास ऑप्शन उसके हिसाब से हमने क्या कहा कि एक तो कॉस्ट जो है हमारी मिनिमम रहती है, तो यहाँ पे भी कहा गया है कि एक्सपेंशन पाथ पे क्या होती है, कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो लीस्ट होते हैं, और दूसरा प्राइस ऑफ इनपुट क्या रहते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखिए हमने लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। तो हमारे दोनों ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द एंट्री प्रिवेंशन मॉडल ऑफ बेन फर्म चार्ज प्रीमियम ऑफ लॉन्ग पीरियड कॉम्पिटिटिव प्राइस, शॉर्ट टर्म कॉम्पिटिटिव प्राइस, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट, या नन ऑफ द अबव। अब हमारे पास बेन की थ्योरी है क्या, ये एक ओलिगोपोली का मॉडल है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मॉडल है। और इसमें ये कहा गया था कि जो न्यू एंट्रेंट हैं, जो नए एंट्री करना चाहते हैं, तो उनको हमने रोक लगानी है। तो किस तरह से रोक लगाई जाए, तो हम एक ऐसा प्राइस, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती है एक ऐसा हाई प्राइस तय करती हैं कि जिसको देख के जो नए आना चाहते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो प्राइस जो है रखना किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जाता। मतलब उस प्राइस को अगर रखेंगे तो वो लॉस पे जाएंगे। तो इसलिए उस प्राइस को जो ओल्ड एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनके लिए तो बेनिफिट होगा, मगर वो दूसरों को आने से रोक सकते हैं। According to Bain, limit price is the highest price which the existing firm believe that they can charge without attracting entry of new firm। और इसको क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन प्राइस भी कहा जाता है। क्यों प्रिवेंशन प्राइस कहा जाता है, क्योंकि आप एक ऐसा हाई प्राइस रख रहे हो जिससे कि आप तो बेनिफिट ले रहे हो, मगर कोई नया आने वाला है उसको आप रोक देते हो, वो एंट्री नहीं कर पाता है। बेन ने ही एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसको कहा जाता है द कंडीशन ऑफ द एंट्री। अब हमारे पास एजम्पशंस क्या हैं इसकी, कोल्यूसिव ओलिगोपोलिस्ट जो होते हैं वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, किसमें, लॉन्ग रन में। और यहाँ पे जो भी बात की जा रही है वो लॉन्ग रन की बात की जा रही है, कि मतलब जो कॉम्पिटिटर को देखा जाता है कि हमने उनकी एंट्री को प्रिवेंट करना है, तो वो लॉन्ग रन के लिए देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्राइस तय किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड कॉम्पिटिटिव प्राइस। नेक्स्ट